गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, समांतर श्रेणी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं एपी। ठीक है, तो आज हम लोग एपी सीखेंगे। पहला चैप्टर है एपी का पहला एक्सरसाइज, और ये बुक का 5वां चैप्टर है। चलिए, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, उम्मीद है बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। तो अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, तो देखा जाए, आज का ये क्लास बड़ा मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि हेडिंग से आप लोग को पता चल चुका है कि आज हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होना चाहिए समांतर श्रेणी का, तो संख्याओं की वैसी सूची, संख्याओं की वैसी सूची, वैसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, वैसा संख्याओं की वैसी सूची जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि निश्चित संख्या जोड़ने पर जो अगला टर्म आते जाएगा वो एपी का यानी जो सूची होगा उसका एक पार्ट होते चल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेके दिखा रहे हैं आपको, 2 4 6 8 ... अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि होते जा रही है, प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ जैसे हो गया 15 12 9 ... यहाँ पे अगर प्रत्येक पद में हम वृद्धि की बात करें तो -3 को जोड़ने पर अगला पद हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एपी हुआ। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं 10 10 10 ... अब देखिए यहाँ पे क्या वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर 0 की वृद्धि हो रही है। कितना की वृद्धि, 0 की वृद्धि होते जा रही है। तो ध्यान देने वाला बात यह है विद्यार्थी कि जब समांतर श्रेणी जो होता है उसमें जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो होगा या तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो निश्चित संख्या है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसी को जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या जो वृद्धि हो रहा है, इसे ही हम सारवंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सारवंतर, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। और शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो आप इसे CD लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, या सिर्फ D से भी आप काम चला सकते हैं। दोनों का वैल्यू सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप CD लिखें या D लिखें। ठीक है, निश्चित संख्या जो वृद्धि हो रहा है, निश्चित संख्या को ही हम क्या कहेंगे, सारवंतर कहेंगे। ठीक है, तो अब बात यह आया कि निश्चित संख्या किस किस रूप में हो सकता है। तो आप यहाँ देख लीजिए,
धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल यानी कि जीरो हो सकता है। तो नोट नंबर अगला जो आपका हो जाएगा कि निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर भी कहेंगे। तो सार्व अंतर जो होगा विद्यार्थी, सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आपको ये फंसा भी सकता है। बोल देगा क्या समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो शून्य हो सकता है, बिल्कुल होगा। अगर कह देगा क्या समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर है, वो ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात को आपको याद रखना है। पहला नोट नंबर ये, दूसरा नोट नंबर ये कि निश्चित संख्या को सार्व अंतर कहेंगे। जो निश्चित संख्या इसमें बढ़ रहा है इसे ही हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। और जो सार्व अंतर होगा यानी कि जो निश्चित संख्या होगी वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एपी का टाइप्स। एपी कितने टाइप्स का होगा। तो जनरली विद्यार्थी एपी का जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स का होता है। देखिए यहाँ एपी 2 टाइप का होगा। एक को कहेंगे परिमित एपी, परिमित एपी, और एक को कहेंगे अपरिमित एपी, अपरिमित एपी, ठीक है ना। एक परिमित एपी और एक अपरिमित एपी, बस थोड़ा सा अंतर है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9, 12, 15 और यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पदों की संख्या निश्चित है, अगर पद की संख्या निश्चित आएगी तब हम उसे कहेंगे क्या है, ये परिमित एपी है। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे लिखें कि 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, तब हम इसे कहेंगे कि ये अपरिमित एपी है, ठीक है, अपरिमित एपी है। अब बात आता है कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होगा, उसे भी देखिए। तो एपी का जो व्यापक रूप होगा विद्यार्थी, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि निश्चित संख्या की वृद्धि हो रही, +2 की वृद्धि हो रही, ये देखिए +2 की वृद्धि हो रही, +2 की वृद्धि हो रही, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस जो निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस, प्रत्येक को टर्म कहेंगे, आगे सीखेंगे इसे। देखिए तो +2 की जो वृद्धि हो रही है, कॉमन डिफरेंस जो सबका है वो निकालेंगे कैसे, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी कि 4 - 2 यानी कि कितना आ गया, 2। ये जो आया, ये CD जो है, ये CD 2 जो आया, ये 2 में सब में वृद्धि होते चल जाएगा, ठीक है ना। तो और अगर इस टर्म से बात करें तो यहाँ पर +2 की वृद्धि, अगर इसी से इसका बात करें तो आप देख सकते हैं 4 की वृद्धि, अगर इसी से इसका बात करें तो देखा जाए यहाँ पे 6 की वृद्धि हो रही है। तो इसे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो प्रथम पद को अगर A कह दें और सार्व अंतर D है तो अगला पद लिखने के लिए A + D होगा, अगला पद और लिखने के लिए A + 2D होगा, अगला पद और लिखने के लिए A + 3D होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये जो होगा एपी का व्यापक रूप होगा, यानी कि ये प्रथम पद को A कहेंगे, दूसरा पद को A2 कहेंगे, तीसरा पद को A3 कहेंगे, चौथा पद को A4 कहेंगे, और इसे T1 T2 से भी आप सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे आप A को T1 कह सकते हैं, A2 को T2 कह सकते हैं, A3 को T3 बोल सकते हैं, A4 को T4 भी बोल सकते हैं, और डॉट 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 जो अंतिम पद होता है उसे AN कहेंगे, और T में लिखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, TN कहेंगे अंतिम पद को, ठीक है ना। ये था हमारा बेसिक जानकारी। इसके बाद सीधे हम आ जाएंगे
एक्सरसाइज पे, ठीक है ना। तो एक बात आपको और याद रख लेना है कि अगर हमें सार्वंतर निकालने बोला जाए तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद को ही हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर, जिसे हम D से सूचित करते हैं, ठीक है। D को लिखेंगे T2 माइनस T1। चलिए अब हम इसका एक्सरसाइज 1 देखेंगे, पहला 5.1। आप लोग भी किताब खोल लीजिए, चूँकि क्वेश्चन अच्छा लंबा होगा, लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप लोग बुक लेके बैठें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति में संबंधित संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है, ठीक है ना। आपको इसमें पहचानना है कि दिया गया जो आपका क्वेश्चन है वो एपी में है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ जाता है। देखिए एक टैक्सी है जो निश्चित दूरी अगर जाता है तो इसके लिए ये 15 रुपया ले लेता है, ठीक है। इसके बाद जब जितना किलोमीटर ये आगे जाएगा, प्रत्येक निश्चित किलोमीटर के लिए 8 रुपया इसका किराया क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 8 रुपया बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेंगे 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, अगर हम देखें तो 15 में 8 जुट गया 23 में 8 जुट गया तो 31 में 8 जुटेगा 39। तो एक निश्चित वृद्धि हो रही है, सब में 8 की वृद्धि है, निश्चित वृद्धि हो रही है, निश्चित वृद्धि हो रही है। तो हम कहेंगे कि ये एपी में है। अगर ऐसा नहीं होता, निश्चित वृद्धि नहीं होता, तो हम इसे क्या कहते हैं, ये एपी में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थी, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बेलन है, ये देखिए कोई बेलन है, इसमें 100 लीटर गैस है, 100 लीटर गैस है, ठीक है ना। और हर बार इससे 1/4 निकाला जाता है। मान लीजिए पहले 100 लीटर था, अब 1/4 निकल गया, मतलब 25% निकलेगा तो 75 बच जाएगा। अगर 75 का भी 1/4 निकाला जाए तो देखिए 75 × 1/4 अगर इसका निकालें तो 4 एकम 4 और 3 पर 5 35 हो जाएगा। चलिए ठीक 32 और 3 पर 0 30, 4 7 28, 18.75। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो खाली हुआ 25 लीटर खाली हो गया, और अगला बार जो खाली हुआ 18.75 लीटर खाली हुआ। तो क्या दोनों में डिफरेंस बराबर आया? नहीं, दोनों में डिफरेंस अलग हो गया। तो हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं होगा, ठीक है ना, ये एपी में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ते जाती है ना। हर एक मीटर पर 50 रुपया बढ़ते जाती है। अब कोई कुआं खोदना है तो कहा कि शुरुआत में जो लगेगा 150 रुपया लगेगा, और प्रत्येक मीटर 1 मीटर आप जैसे जाइएगा वैसे ही आपका 50 रुपया फिर से बढ़ जाएगा। हर बार बढ़ते जाइए 1 मीटर और 50 रुपया आपका बढ़ते चल जाएगा कुएँ की खुदाई में। तो क्या एक निश्चित वृद्धि नहीं लग रहा है कि अगर प्रथम पद 150 है तो अगला पद 150 में 50 जुट जाएगा, 200 हो जाएगा, अगला 250 हो जाएगा, अगला 300 हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, ये निश्चित वृद्धि नहीं हो रहा है? बिल्कुल निश्चित वृद्धि हो रहा है, सब में +50 की वृद्धि हो रही है। कॉमन डिफरेंस बिल्कुल समान जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये पद जो है एपी में है, ठीक है। अगर यही पद में कॉमन डिफरेंस निश्चित नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि एपी में नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यहाँ पर आ गया चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। कहता है प्रथम वर्ष के लिए जो मूलधन था वो 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया था, ठीक है। 8% वार्षिक वृद्धि के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा हर साल अगर निकाला जाए तो क्या ये
एपी में आएगा कि एपी में नहीं आएगा। तो विद्यार्थी जनरल सा बात है, अगर आप पहले भी पढ़े होंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है, अगर साल भर में ये होगा तो साल भर में जो मूलधन था और जो प्लस ब्याज इसका बढ़ा, दोनों जुड़ के अगला साल फिर से वो मूलधन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मूलधन में कन्वर्ट होगा तो अब उसका ब्याज चलेगा, उसका ब्याज चलेगा। यानी कि हर बार जो अंतर आएगा वो विभिन्न तरह का अंतर प्राप्त हमें होगा, हर बार अंतर बढ़ता चला जाएगा। तो हम कहेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है एपी में नहीं होता है। सीधा बात लिख लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है। ठीक है, ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला का। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखा जाए। ठीक है, दूसरा में क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चन दिया है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, ए और डी दे दिया है, ए और डी दे दिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला हम बना के दिखा रहे हैं। ए दिया है आपको कितना, ए दिया है आपको 10 और डी भी दे दिया है आपको 10। तो आपको कह रहा है कि प्रथम 4 पद आपको लिख के दिखाइए इसका। ठीक है ना, चलिए तो कैसे निकालेंगे विद्यार्थी। अभी हमने एपी का व्यापक रूप देखा कि प्रथम पद को तो ए कहेंगे, दूसरा पद को ए प्लस डी कहेंगे, तीसरा पद को ए प्लस 2d कहेंगे, चौथा पद को ए प्लस 3d कहेंगे। ठीक है ना, पांचवा पद को ए प्लस 4d कहेंगे। ठीक है ना, तो हमें 4 पद निकालना था, ए ऑलरेडी दे दिया है 10। अब हम अगला पद निकालें तो ए प्लस डी, ए अगर 10 है और डी भी कितना है 10 है, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 हो गया। ये दूसरा पद मेरा निकल गया। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। ठीक है ना, अब देखिए अगर T3 निकालें तो ये प्लस 2d होगा। ए कितना है 10 प्लस 2 गुने डी कितना, डी भी 10, तो 10 दूना 20 और 20 और 10 30 हो जाएगा। अगर T4 निकालें तो ए प्लस 3d 10 प्लस 3 गुने 10 हो जाएगा, तो 10 तिया 30 और 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर अगला पद निकालें तो 10 प्लस 4 गुने 10 हो जाएगा, 10 चौका 40 और 10 50 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 5 क्वेश्चन दिया है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया है। प्रथम पद दे दिया है -2, प्रथम पद दे दिया है -2 और डी दे दिया है 0। डी क्या दे दिया 0, तो इसको हमको 4 पद निकालना है। कितना पद 4 पद। तो T1 तो ऑलरेडी दे दिया है, तो हम T2 निकालेंगे। T2 क्या होता है a प्लस डी, a प्लस डी, तो a कितना है विद्यार्थी -2 है और d कितना है 0। फाइनली मेरे पास क्या होगा -2। अगर T3 के बात करें तो a प्लस 2d, a कितना है -2 और प्लस 2 गुने 0, तो 0 गुना कुछ भी करेंगे 0 आने वाला है, फिर से -2। अब देखिए अब याद क्या रखना है आपको यहाँ पे कि जब सार्व अंतर 0 हो जाए तो हर बार संख्या वही आते चल जाएगा। चाहे आप कोई भी पद निकालिए, अगर T4 भी निकालिएगा तो आपका -2 आएगा, T5 भी निकालिएगा तो -2 आएगा। D जब 0 हो जाएगा तो संख्या में वृद्धि नहीं हो सकता है, वही संख्याएं रिपीट होते रहेगी। ठीक है ना, तो आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन है, हम लिख देते हैं, आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और कमेंट में इसका आंसर कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 4 दिया है और d बराबर -3 दे दिया है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। अगर चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में दिया है a बराबर -1 दे दिया है और d बराबर आपको दे दिया है 1/2। अगर पाँचवा क्वेश्चन की बात करें तो ये दे दिया है a बराबर -1.25 और d जो दिया है 0.25 माइनस में। ये तो ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसे बना के कमेंट में आंसर कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है ना, आपको श्रेणी लिख दिया है और इसमें ए आपको निकालना है, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। 3 का पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 3 है, कॉमा 1 है, कॉमा -1 है, कॉमा -3 है, कॉमा ... अब हमें निकालना क्या है, इसमें ए निकालना है और डी निकालना है। तो ए जाहिर सी बात है सबसे पहला पद जो होता है वो ए होता है, तो ए निकल गया मेरा 3। और डी कैसे निकालेंगे हमने सिखा चुका है आप लोगों को। डी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, T2 - T1, तो T2 कितना है 1 है
माइनस T1 कितना होगा 3 होगा, 1 में से 3 जाएगा -2 बन गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको 2-3 क्वेश्चन बना लेना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। A 3 दे दिया है, D निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम और बना देते हैं। दूसरा नंबर जो दिया है यह देखिए, -5 दिया है, -1 दिया है, फिर दे दिया है 3 और 7, 3 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है ऑलरेडी, ये -5 है। अब D निकालना है तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1। T2 कितना है विद्यार्थी, -1, और माइनस की जगह माइनस आपको दे देना है। T1 कितना होगा, -5। तो देख सकते हैं -1 और माइनस माइनस +5, 5 में से बन जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ए पता चल गया, डी पता चल गया, हो गया आंसर। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन हम होमवर्क कर रहे हैं, उसे भी आपको बना लेना है। एनसीईआरटी का ही दोनों क्वेश्चन है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है वो ये दे रहा है आपको 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट। इसमें आपको ए निकाल लेना है और क्या निकाल लेना है, डी निकाल लेना है, डी निकाल लेना है, ए निकाल लेना है और डी निकाल लेना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, 0.6, 1.7, फिर दिया है 2.8, फिर दिया है 3.9। ठीक है ना, इसमें भी आपको ए निकाल लेना है और डी निकाल लेना है। उम्मीद है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, कोई कठिनाई की बात नहीं है। अगर नहीं बने तो कमेंट करिए, हम ज़रूर बनाने का प्रयास करेंगे। आगे आ जाइए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इसमें पहचानना होगा विद्यार्थी कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात करना होगा और अगला 3 पद लिखना होगा। तो एपी में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पद एपी में है कि नहीं है, जब सार व अंतर समान आए तब हम कहेंगे कि वो एपी में है। अगर सार व अंतर समान नहीं आता है तो पद एपी में नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है, 2, 4, 8, 16। आप इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि एपी में है कि नहीं। अगर यहाँ हम देखें तो +2 की वृद्धि हो रही है और यहाँ हम देखें तो +4 की वृद्धि हो रही है। क्या सार व अंतर समान है, तो सार व अंतर बिल्कुल समान नहीं है। समान जब नहीं होगा तो क्या कहेंगे कि एपी में नहीं है, लेकिन एपी में नहीं है। लेकिन और अच्छे तरीके से अगर आपको बनाना है तो नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि कोई भी पद एपी में तभी हम कहेंगे जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 हो। ये कंडीशन को अगर कोई श्रेणी फॉलो करता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तब हम कहेंगे कि वो एपी में है, अन्यथा वो एपी में नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया, 2 आ गया। अब इसको चेक करें आगे, T3 माइनस T2 करते हैं। T3 कितना था विद्यार्थी, 8 है, और माइनस T2 कितना था, 4 था। तो 8 में से 4 गया, 4। क्या दोनों बराबर आया, बराबर नहीं आया। तो लिख देंगे चूँकि T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, इसलिए एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, नहीं होगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देता है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, अब ये पूछ रहा है कि एपी में है कि नहीं है। चलिए हम वही तरीका से निकालते हैं। T2 माइनस T1 करते हैं पहले, तो 5/2 में से 2 को घटाना है। तो ध्यान दीजिए, क्या 5/2 को हम 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। 2.5 में से अगर 2 घटा दें तो कितना बच जाएगा, 0.5, मतलब कि हाफ बचने वाला है। या आपको पहले हम सिखा चुके थे त्रिकोणमिति में कि इसको गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 गया, 1/2 है तो 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आगे चेक करते हैं। T3 माइनस T2,
T3 कितना है 3 और माइनस 5/2। चलिए काम करते हैं, इधर से गुना होगा 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 1/2। क्या दोनों इक्वल आ गया? बिल्कुल इक्वल आ गया। तो क्या ये AP में है? तो कहेंगे हाँ AP में है, AP में है। AP में है तो आपको एक क्वेश्चन और कह रहा था कि A बताना है, तो A आपको तो पता चल रहा है कि ये मेरा कितना आ गया, A मेरा आ गया 2, और D पूछ रहा है तो D आसान सा यही बात आप लिख सकते हैं, जो अंतर आ रहा था निश्चित पद को ही तो हम D कहते हैं, तो यहाँ पे D कितना देखने को मिल रहा है 1/2। उम्मीद है आप लोग सीख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा विद्यार्थी हम चाहते हैं उसे बना ही दे, अक्सर उसमें विद्यार्थी फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, 4 का 12वां नंबर क्वेश्चन, 4 का 12वां नंबर क्वेश्चन। इसे देखा जाए, ये क्या दे रहा है √2 √8 √18 √32, ठीक है ना, ये दे रहा है। अब ये कह रहा है क्या ये AP में है? पहले तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंसते हैं, ठीक है ना, लेकिन फंसना नहीं है। देखिए इसे कैसे हम हल करेंगे, इस तरीके से अगर आप हल करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। √2 ठीक है, क्या √8 को ऐसे लिख सकते हैं आप 2 × 2 × 2। 18 को क्या ऐसे लिखा जा सकता है 3 × 3 × 2। क्या 32 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। अब देखिए ये √2 हो गया, 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 √2, वर्गमूल का नियम कहता है। 2 3 में से 1 3 बाहर, अंदर √2, 4 √2, ठीक है ना। ये मेरा AP तैयार हो गया। अगर हम T2 - T1 करें तो 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से 1 √2 घट जाएगा, क्या बचेगा √2 बचेगा। अब देखिए T3 - T2 करिए, T3 कितना है 3 √2 और माइनस 2 √2, तो 3 √2 में से 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। क्या दोनों इक्वल नहीं आया? बिल्कुल इक्वल आ गया, तो कहेंगे कि ये AP में है। और AP में है तो आपको प्रथम पद पूछ रहा था A, तो A पता चल गया, और D पूछ रहा था तो जो निश्चित पद है वही D कहलाता है, ये D हो गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो NCERT बुक में से जो बचा हुआ क्वेश्चन उसे ज़रूर बनाएं और कमेंट में आंसर करें। और ये समझ में आ रहा है AP तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे हल करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।